नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू की झील। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर शुरू हो रहा है विशालगढ़ की खोज का वो सफ़र, जो हमें बाकेलाल और विक्रम सिंह के साथ एक साथ तय करना है। बाकेलाल, आहा, कितना प्यारा कमल का फूल खिला हुआ है। जी हाँ महाराज, एक खूबसूरत फूल वो है जो कीचड़ में खिला हुआ है, और दूसरा ये बाकेलाल जो आपके साथ है। दोनों फूलों का कीचड़ के साथ कितना गहरा संबंध है। लेकिन विक्रम सिंह के दिलो दिमाग तो उस वक्त घूम रहा था विशालगढ़ के महल में। रानी स्वर्णलता को कितने पसंद है कमल। याद आ गया विक्रम सिंह को वो मनहूस दिन, जब कंकड़ बाबा ने उन्हें वो शाप दिया था। अब तुम प्राणी जगत की 84 लाख योनियों में प्रवेश के बाद ही पुनः मानव योनि प्राप्त कर सकोगे। प्राणी जगत की 84 लाख योनियां भुगत कर जब वे पृथ्वी पर वापस लौटे, तो ऋषि भंगोड़ी ने विक्रम सिंह को शाप दे दिया। हम तुझे शाप देते हैं, आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप विक्रम सिंह के किसी भी अंग में विकार आ जाता था। और तब से आज तक विशालगढ़ की खोज में ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करते चले आ रहे थे दोनों। तभी विचारों की दुनिया से बाहर आ गए विक्रम सिंह। बाकेलाल, मुझे वो कमल ला दो। आपकी यही मर्जी है तो मैं कमल लेकर आता हूँ महाराज। बाकेलाल जा पहुँचा कमल के फूल के निकट। प्यारे कमल के फूल, लगता है इस जीवन में तुझे कीचड़ से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस कीचड़ से निकलकर दूसरी कीचड़ के पास पहुंचने वाला है तू। बाकेलाल ने फूल लाकर विक्रम सिंह को दिया। और बाकेलाल, तुम नहीं जानते कि ये फूल लाकर तुमने हम पर कितना उपकार किया है। इस फूल में हमें अपने स्वर्णलता का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दोनों आगे बढ़ चले और सहसा, अरे बाकेलाल, तुम्हारी टांगों पर कितना कीचड़ जम गया है। जाओ, जाकर झील में नहा लो और मैं कुछ देर बाद विश्राम कर दूं। जी हाँ महाराज। अगले ही पल झील में कूद गया बाकेलाल। छपाक, वाह! स्नान से जिस्म एवं मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाएगी। स्नान का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर रहा था बाकेलाल। हम तुम एक जंगल से गुजरे और मुच्छर मर जाए। मुच्छर रे मुच्छर, तुझे सांप डस जाए, उलुलुलुलुलुलु। और अचानक ही चौंक उठा बाकेलाल। ओह, ये क्या! उस ओर पानी के भीतर ये कैसी हलचल हो रही है। झील के स्वच्छ जल में ध्यानपूर्वक देखते ही बाकेलाल का रोम रोम कांप उठा। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो पानी में मगरमच्छ। ओह, मैं कितना चुपचाप तैर रहा था, फिर भी इस मानव को मेरी आहट मिल गई। मगरमच्छ अब बाकेलाल की ओर तेजी से तैरने लगा। इधर तेजी से तैरते बाकेलाल के साथ हो गया एक और पंगा। ओह, ये रस्सी ठीक रहेगी अपने शैतान बेटे को बांधकर तैरने सिखाने के लिए। कमबख्त कछुआ होकर पानी में जाने से डरता है। भागो रे भागो! अरे ये क्या! गई गई! उफ! पानी के बहाव में निकल गए चड्डी। मगरमच्छ तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं नग्न अवस्था में पानी से बाहर कैसे निकलूंगा। और बुरी तरह घबराकर बाकेलाल ने लगाई विक्रम सिंह को आवाज। अबे ओ मुच्छर सिंह, मोटे मनहूस विक्रम के बच्चे, मेरे कपड़े जल्दी से फेंक। इसके पीछे मगरमच्छ पड़ा है और इसकी चड्डी भी उतरी हुई है। ये बाहर निकलेगा तो मैं इसकी छेम छेम करूंगा। उफ! मगरमच्छ तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही जल से बाहर नहीं निकल गया और इन उसी वक्त महाराज की आंख खुल गई तो डूबते को तिनके का सहारा। ओह, ये आपातकालीन वस्त्र बड़े मौके पर मिला है। और मोटे मुच्छर, तेरा सत्यानाश जाए। विक्रम सिंह उस वक्त सपनों की दुनिया में खोए हुए थे।
तुझे अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाता हूं मोटे। नहीं स्वर्णलता। गुदगुदी मत करो। इसी के साथ विक्रम सिंह की नींद टूट गई। अरे बाकेलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? वो महाराज, मैं देख रहा था कि पत्थर उठा सकता हूं या नहीं। ओ, इस कमबख्त मुच्छड़ को भी अभी नींद से जागना था। वाह बाकेलाल, तुम तो पूरे गामा पहलवान लग रहे हो। और ये क्या पहन रखा है तुमने? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है ये दृश्य देखकर। अब पत्थर उठाए रखकर क्या लाभ? और तभी विक्रम सिंह के सिर पर आ गिरी बीट। मुझे इंसानों के सिर पर बीट गिराने में परम सुख की अनुभूति होती है। ओह बाकेलाल, ये क्या? छी महाराज, उस पक्षी ने आपके सिर पर बीट कर दी है। क्या? इसी पल जागृत हो गए बाकेलाल के मस्तिष्क में कुलबुला रहे शैतानी के कीटाणु। इसके सिर पर है बीट और पानी में है मगरमच्छ। अगर इसे पानी में भेज दूं तो? याहू! मन ही मन प्रसन्न होते हुए बाकेलाल ने शीघ्र कहा, महाराज, आपके सिर में भरे गोबर, मेरा मतलब बीट साफ करने के लिए आपको तुरंत स्नान करना चाहिए। स्नान तो अब हमें करना ही होगा बाकेलाल। इधर बाकेलाल ने वस्त्र धारण किए और इधर छपाक। अब आएगा मजा। मोटे को मुझे देखकर हंसी आ रही थी। अब मगरमच्छ को देखकर इसकी चड्डी तो वैसे ही सरक जाएगी। तब देखूंगा कि इसे टोकरी भी नसीब कहाँ से होती है। इधर तेजी से विक्रम सिंह की ओर बढ़ा वो भयानक मगरमच्छ। उफ! मगरमच्छ! बाकेलाल, बचाओ, हमारी तलवार फेंको। बेचारे विक्रम सिंह का मोटापा उसके तैरने की गति में बाधक बन गया। और बाकेलाल, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। ये मगरमच्छ भी बड़ा ढीठ प्राणी है। ये मगरमच्छ भी बड़ा ढीला प्राणी है। अबे जल्दी से खाता क्यों नहीं? गप। और जब विक्रम सिंह की चीखों की आवाज आनी बंद हो गई तो लगता है योजना सफल हो गई है। झील का पानी बिल्कुल शांत था। इसका मतलब घसीट ले गया मगरमच्छ मुच्छड़ को अपने पेट में। अब जल्दी से यहाँ से चला जाए, क्योंकि मुझे अब लग रही है भयंकर भूख। और ये क्या? ये तो वही मगरमच्छ है, मगर ये कहाँ जा रहा है? उन जलीय चट्टानों के बीच ये कैसी गुफा दिखाई पड़ रही है? उफ! जगमग 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 करते उस महल की ओर अग्रसर था मगरमच्छ। तुरंत ही महल में समा गया मगरमच्छ। कुछ देर बाद मैं कहाँ आ गया हूँ? ये क्या? विक्रम सिंह यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम इस समय स्वर्ण महल में हो मानो, और तुम्हें यहाँ लाने वाला मेरा वाहक मगरा था। ओह, लेकिन आप कौन हैं और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा मानो। पहले तुम कुछ खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओ। वाह! भोजन देखकर विक्रम सिंह की लाड टपकने लगी और वो भोजन की तरफ लपका। इधर बाकेलाल पहुंच चुका था शहर में स्थित उस भोजनालय में। लाओ भैया, जो कुछ भी व्यंजन तुम्हारे भोजनालय में मौजूद हो वो सब ले आओ। अभी लाया हजूर। शीघ्र ही बाकेलाल के आगे लग गया कई प्रकार के व्यंजनों का ढेर। और बाकेलाल ने सर्वप्रथम उसमें से उठाया खीर का बर्तन। वाह, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है खीर की। बेचारा बाकेलाल उस क्षण क्या जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल खीर को मुंह लगा पाता, अरे, कांसे का बर्तन सोने में कैसे बदल गया? अरे, कांसे का बर्तन सोने में बदल गया। बाकेलाल के मुंह से खीर छीनता है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। और बाकेलाल अभी भी ना देख पाया उस महान आश्चर्य को। बाकेलाल ने फलों का थाल उठाकर उस व्यक्ति पर दे मारा। बाकेलाल से गुस्ताखी करता है मूर्ख, पहले चख मजा। अरे, थाल भी सोने का हो गया। ये बाकेलाल नाम का व्यक्ति जिस भी बर्तन को छूता है वो सोने का बन जाता है। क्रोधित बाकेलाल अब तक बेखबर था उस घटना से। और खीर लाओ, वरना भोजनालय का कबाड़ खाना बना दूंगा।
खीर तो ना आई अपितु। बाकेलाल जी, खीर खत्म हो गई है, आप चाहें तो ये तवा मेरे सिर पर पटक दें। क्या? और बाकेलाल ने सचमुच तवा उसके सिर पर पटक दिया। तड़ाक! धन्य भाग मेरे बेटे भागे, तवा तो तूने पटक दिया इसके सिर पर, मगर अब तो यहाँ से दुड़की हो ले। फिर जैसे ही बाकेलाल भोजनालय से बाहर निकला, एक ने बाकेलाल पर खींच मारा वो लोटा। टनाक! आह! मर गया! दर्द से दोहरा हो गया बाकेलाल, क्योंकि लोटे ने उसके मस्तिष्क के सारे तार झंझना दिए थे। मर गया, बचाओ! क्रोधित से दांत किटकिटाते हुए बाकेलाल ने उठा लिया वो लोटा और चीख पड़ा, किसने मारा मुझे ये लोटा? सामने आए, कहीं कोई सचमुच सामने ना आ जाए। वो देखो, बाकेलाल द्वारा छुए जाते ही वो लोटा भी सोने में बदल गया और इसी के साथ चौंक पड़ा बाकेलाल भी। ये लोटा तो सचमुच सोने का बना है। और ये देख बाकेलाल की प्रसन्नता का कोई ठोर ठिकाना ना रहा। ओहो बेटे बाकेलाल, ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया, मुझ में पारस पत्थर के गुण आ गए हैं। याहू! पारस बाकेलाल, वाह! और बाकेलाल ने अपने आसपास फैले कई बर्तनों को छू छू कर उन्हें सोने का बना दिया। पारस बाकेलाल जी की जय! मेरे छूने से सारे बर्तन सोने में बदल गए। याहू! बाकेलाल की जय जयकार से गूंज उठा वातावरण। फिर देखते ही देखते वहां एक शानदार छायादार चबूतरे पर बिछाए गए आसन पर आसीन हो गया बाकेलाल। वाह! भूख का इंतजाम तो हो गया। क्या शानदार एवं स्वादिष्ट पकवान है। खूब पेट भरकर खाइए बाकेलाल जी। तभी, हाँ, खूब पेट भरकर खा लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना है राजा के पास। ओ सेनापति जी, और ये सारा सोना भी जब्त कर लो। ये सारा सोना अब सरकारी खजाने में जमा होगा। उधर स्वर्ण महल में विक्रम सिंह, कृपया कर अब आप मुझे दर्शन दें और मुझे यहाँ लाने का प्रयोजन बताएं। अवश्य विक्रम सिंह जी। एक तीव्र चमक के साथ प्रकट हो गया वो वृद्ध। ओह, ये तो कोई वृद्ध है और इसका पूरा शरीर सुनहरी है। मुझे राजा स्वर्णकार कहते हैं विक्रम सिंह जी। फिर उसे अपने बारे में बताने लगा राजा स्वर्णकार। बहुत समय पहले स्वर्ण और कलुआ नामक जाति के देव पृथ्वी पर ही रहा करते थे। आपस में खूब लड़ते रहते थे। दोनों जातियों के देव स्वर्ण स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और कलुए स्वयं को। एक दिन आपसी लड़ाई के दौरान पृथ्वीवासी ऋषि दुखांत ने उन्हें शाप देकर दो अलग अलग झीलों में भेज दिया। अब तुम दोनों जातियों के लोग शांति से रह सकोगे। सचमुच उस दिन के बाद हम दोनों जातियों में शांति छा गई, क्योंकि अब हम में से किसी को ये नहीं पता कि कलुआ देव कहाँ है। और यही स्थिति कलुआ देव के साथ भी थी। एक भविष्यवाणी के अनुसार 100 बरस पश्चात स्वर्ण देवों की तबाही निश्चित थी। एक प्रलय आई और स्वर्ण नगरी से जिंदगी छीन ले गई। हम पिघल रहे हैं। वरुण, उस प्रलय में बचा केवल मैं और ये महल और ये स्वर्णमणि, जिसकी रक्षा का भार स्वर्ण नगरी के राजा के ही कंधों पर होता है। बहुत बहुत पवित्र मणि है ये। इस मणि के प्रभाव से ही स्वर्ण देवों के शरीर सुनहरी रहते हैं और जो कोई भी इस झील में एक बार स्नान कर ले उसमें पारस गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये गुण अब मेरे अंदर भी उत्पन्न हो गया है। हाँ, तुम किसी भी धातु को छू दोगे तो वो सोने की हो जाएगी, किंतु झील से निकलने के पश्चात ये प्रभाव केवल 6 घंटे तक ही रहता है। ओह, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। स्वर्ण नगरी का ये स्वर्ण महल और स्वर्ण मणि तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि स्वर्ण नगरी में प्रलय के बाद मेरी सारी प्रजा मारी जा चुकी है और अब दुखी होकर मैं स्वयं भी प्राण हत्या देना चाहता हूँ। मैं स्वयं भी प्राण त्याग देना चाहता हूँ, लेकिन मृत्यु पूर्व मैं स्वर्ण नगरी का सारा स्वर्ण पृथ्वी को दान देना चाहता हूँ, ताकि पृथ्वी पर संपन्नता बढ़ सके और ये बहुमूल्य धातु यहाँ व्यर्थ ही ना पड़ी रहे। मेरी मृत्यु के पश्चात इस स्वर्ण महल सहित तुम पृथ्वी पर पहुँच जाओगे। अच्छा मानो अब मैं अपने प्राणों का त्याग करता हूँ।
और आश्चर्य, उफ, इसका जिस्म तो सोने के रूप में पिघलता चला जा रहा है। अचानक विक्रम सिंह के शरीर को एक झटका लगा। ये कैसा झटका था? झील से निकलकर उड़ रहा था स्वर्ण महल। ओ, स्वर्णकार ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। स्वर्ण महल पृथ्वी पर जा रहा है। उधर बाकेलाल को पहुंचा दिया गया राजा पोपली सिंह के सम्मुख। बाकेलाल, हमने सुना है कि तुम जिस धातु को छू देते हो वो सोने में बदल जाती है। आपने ठीक सुना है महाराज। शीघ्र ही बाकेलाल, यह हमारे राज्य का कबाड़ खाना है। तुम इसे फौरन छू दो, अन्यथा अपने दाएं बाएं खड़े जल्लादों को देख लो। ये तुम्हारे एक इनकार पर तुम पर कोड़ों की बरसात कर देंगे। मर गए। इतने सैनिकों के बीच निकलना मुश्किल है। लेकिन इस कबाड़े को छूने के बाद मैं रातों रात ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर ठाठ से रहूंगा। लेकिन ये क्या? बाकेलाल के स्पर्श के बावजूद भी कबाड़े में पड़ी धातु की वस्तुएं सोने में ना बदली। ये क्या? ये वस्तुएं सोने में परिवर्तित क्यों नहीं हुई? बाकेलाल, तुम्हारे स्पर्श के बावजूद धातु का ये कबाड़ सोने के विशाल भंडार में क्यों नहीं बदला? मैं भी तो यही सोचकर हैरान हूँ महाराज। लेकिन क्या मजाल जो बाकेलाल के बार बार स्पर्श के बावजूद भी धातु का कबाड़ स्वर्ण में बदल जाता। और तब बाकेलाल, मुझे लगता है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है और तुम जानबूझकर धातु के इस कबाड़ को स्वर्ण भंडार में नहीं बदल रहे हो, जिसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूँ, किंतु महाराज मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। बाकेलाल को मिला आखिरी अवसर भी व्यर्थ गया। और तब राजा पोपली सिंह ने क्रोधित होकर दोनों जल्लादों को आदेश दिया, कोड़े बरसाओ। नहीं, सड़क बरसाओ, और बरसाओ, खूब बरसाओ सड़क। हाय, मार डाला जालिमो। तब तक बरसाओ जब तक इसे वो मंत्र याद ना आ जाए जिससे धातु सोने में बदल जाती है। नहीं, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये क्या हो रहा है? कोड़ों की मार के आगे तो भूत भी नाचने लगते हैं। ठहरिए महाराज, धातु को सोने में बदलने के लिए मुझे झील के किनारे फिर से कड़ी साधना करनी होगी। जान बचानी है तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। सैनिकों के जबरदस्त पहरे में बाकेलाल पहुंचा झील के किनारे। उफ, भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब झील के रास्ते पानी के अंदर से यहाँ से फुटकी हो लूंगा। राजा के बच्चे, तुझे भी देख लूंगा। तभी सेनापति ने बाकेलाल की टांग में बांध दी वो रस्सी। बाकेलाल, इस रस्सी की लंबाई से अधिक दूर ना जाना। रस्सी खोलने में मुझे कितनी देर लगेगी? बाकेलाल पानी में कूद गया और पानी के अंदर ही अंदर तेजी के साथ तैरता चला गया बाकेलाल। रस्सी को तो मैंने पानी के अंदर उगे वृक्ष की शाख से बांध दिया है और अब रास्ता साफ है। बस एक बार दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं। काफी देर बाद बाकेलाल ने पानी की सतह पर सिर उभारा। अब मुझे कौन पकड़ पाएगा? लेकिन इसी पल बाकेलाल पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। बाकेलाल, हम जानते थे कि तू ऐसी ही कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए हम तुमसे पहले ही उस नाव में यहाँ आ पहुँचे। और फिर शीघ्र ही बाकेलाल, जल्दी करो, इन सब चीज़ों को सोने में बदल दो। ठीक है महाराज, मैं इन सब चीज़ों को स्पर्श करता हूँ। और ये क्या? उफ, सारा कबाड़ सोने के स्थान पर कोयले में बदल गया। अब ये राजा मेरा टेटुआ दबाए बिना नहीं मानेगा। बरसाओ, सड़क सड़क सड़क। मार से बचने के लिए मूर्छित होने का नाटक करना पड़ा बाकेलाल को। फिर राजा पोपली सिंह के आदेश पर सैनिक बाकेलाल को उठाकर ले चले। ये सैनिक मुझे किसी कक्ष की खाड़ी में फेंकने जा रहे हैं। सैनिकों ने बाकेलाल को कक्ष की खाड़ी में फेंक दिया। इस दुष्ट के लिए यही दंड उपयुक्त है। खाई में पहुंचकर बाकेलाल का शरीर रुका। उफ, सारा शरीर पके फोड़े साथ दुख रहा है।
लेकिन यहाँ कक्ष की खाड़ी में क्या होगा बेटे बाकेलाल, तो फिर किसी मुसीबत में फंसने जा रहा है। तभी गूंज उठा अट्ठास। तूने सच कहा बाकेलाल, कक्ष की खाड़ी में है राक्षस कक्षकूप। बाकेलाल ने गर्दन घुमाई तो सामने खड़ा पाया एक भयंकर राक्षस को। बाकेलाल, मेरे हाथ में जो तलवार है ये किसी भी प्राणी को पल भर में पिघला देती है, और मैं उस पिघले हुए द्रव्य को पीकर अपनी भूख प्यास मिटाता हूँ। बस एक बार ये तलवार तुझसे छुआनी बाकी है। बचो, बड़ा आया बचने वाला। हाय, मर गया, यहाँ तो कांटे हैं। बाकेलाल ने फट तोड़ दी एक कांटे भरी टोहनी, और कक्ष को राक्षस से बचने के लिए कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। सड़ाक। ये तो खुज्जा झाड़ी है। सड़ाक। बाकेलाल, मैं एक हाथ से खुजाते हुए भी तुझे खत्म कर दूंगा। ओह नहीं। नदी के किनारे पर जाकर गिरा बाकेलाल, और सहसा ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकेलाल, अरे ये तो मेरी खोई हुई चड्डी है। सिर पर आ पहुंचा कक्षकूप। चलो, अच्छा हुआ बाकेलाल जो तुझे मरने से पहले तेरी खोई हुई चीज भी मिल गई। अरे बाप रे। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ, और झट अपनी चड्डी उठाकर राक्षस कक्षकूप के चेहरे पर फेंक मारी। सड़ाक। अयो अम्मारे। नीले वस्त्र ने तीर 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 का सा काम किया। बाकेलाल ने पुनः उठा ली वो खुज्जा झाड़ी, और सड़ाक। हाय, मर गया। तलवार छूटकर गिर पड़ी उसके हाथ से। बाकेलाल तड़ातर रबूजा झाड़ी से वार राक्षस पर करता चला गया। नहीं बाकेलाल, मुझे खुज्जा झाड़ी से मत मार। सड़ाक सड़ाक। फिर बाकेलाल ने झाड़ी फेंक दी एक तरफ, और उठा ली राक्षस की तलवार। दुष्ट राक्षस, अब देख बाके और अपनी तलवार की धार को। नहीं। बाकेलाल ने जरा भी विलंब ना किया और तलवार राक्षस से छुआ दी। नहीं। अगले ही पल पिघलता चला गया राक्षस कक्षकूप। वाह, ये तलवार तो बड़ी चमत्कारी है। तब राजा पोपली सिंह, आ रहा हूं अब मैं तुझे पोपला करने, क्योंकि अब मेरे पास है जादुई तलवार। उधर विक्रम सिंह को लेकर स्वर्ण महल उतरा ठीक राजा पोपली सिंह के महल के सामने। ना जाने इस समय मेरा बाकेलाल कहाँ होगा। और इधर राजा पोपली सिंह के महल में मच गई सनसनी। ये स्वर्ण महल तो रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया? महाराज, ये तो शुद्ध स्वर्ण निर्मित महल है। इस बात की तुरंत तहकीकात आवश्यक है। सैनिकों को भी होशियार होशियार रहने का आदेश दो। हम यहाँ के राजा हैं, राजा पोपली सिंह। क्या इस स्वर्ण महल के मालिक आप हैं? नहीं, मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये महल तो मैं आपको ही सुपुर्द करना चाहता हूँ, ताकि आप इस स्वर्ण का प्रयोग भले कार्यों में कर सकें। क्या सोने का इतना विशाल भंडार आप मुझे सौंपना चाहते हैं? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे कोई है? विक्रम सिंह जी के लिए तुरंत खाने पीने की व्यवस्था करो। और ये स्वर्ण मणि भी आप ही रखिए महाराज, भला मैं इसका क्या करूँगा? इसके रहते आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना होगी। विक्रम सिंह जी के लिए शरबत फौरन लेकर आओ। विक्रम सिंह जी, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच हमें कहें। मुझे बाकेलाल के सिवाय भला किस चीज़ की कमी है? बाकेलाल? ओह, तो बाकेलाल विक्रम सिंह का साथी है। अगर इसे पता चल गया कि हमने उसके साथ क्या सलूक किया है तो ये सारा सोना हमारे हाथों से छीन लेगा। सेनापति विक्रम सिंह को लेकर तुरंत उस झील के किनारे पहुंचा। और हमें अफसोस है महाराज कि बाकेलाल ने आपकी याद में इस झील में डूबकर अपनी जान दे दी है। हाय मेरे प्यारे बाकेलाल, ये तूने क्या किया? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर यहाँ बैठकर अपने बाकेलाल को याद करूँगा। चलो सैनिकों। क्यों नहीं विक्रम सिंह जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई जंगली जानवर आपको मारकर खा जाए, तो महल एवं मणि पर हमेशा के लिए हमारे राजा का कब्जा हो जाए। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि विक्रम सिंह को वहाँ बैठे की
ओह, ये क्या? अष्टपाद उसे ले गया झील में स्थित कलुआ देवों के महल में। इस समय तुम कलुआ देवों के राजा कलुट्टा के सामने खड़े हो, जहां खड़े होकर झूठ बोलने वाले का सिर कलम कर दिया जाता है। बताओ, इस झील में लाए जाने से पूर्व तुम्हारे जिस्म की रंगत एक मानव होने के बावजूद भी सुनहरी क्यों थी? और कुछ भी ना छिपाया विक्रम सिंह ने। फिर, ओह, इसका मतलब वह स्वर्ण नगरी पृथ्वी पर राजा पोपली सिंह के पास है, जो अगर हमें मिल जाए तो हमारी काली कलुट्टी बैगन लुटी काया सुनहरी हो जाए। वाह! आक्रमण! हमें लानी है वो स्वर्ण मणि, अन्यथा हम पूरे पोपली नगर को कोल मणि से छू 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 कर कोयले का बना देंगे। विक्रम सिंह को उन्होंने विवश कर दिया था पोपली नगर का रास्ता दिखाने को। मुझे इन्हें स्वर्ण मणि के विषय में नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। उधर पोपली सिंह के आदेश पर पुराने महल का सारा सामान स्वर्ण महल में पहुंचा दिया गया था। आज से हम यहाँ रहेंगे और स्वर्ण सिंहासन पर बैठेंगे। स्वर्ण मणि के प्रभाव से महल की प्रत्येक वस्तु सुनहरी होती चली जा रही थी। तभी वहां प्रवेश किया घबराए हुए सेनापति ने। महाराज, महाराज, गजब हो गया। कलुआ देवों की सेना हमारे नगर कोयले में परिवर्तित करती हुई तेजी के साथ स्वर्ण महल की ओर आ रही है। क्या? और महाराज, उन्हें चाहिए स्वर्ण मणि। क्या? और महाराज, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। क्या? लेकिन मुकाबले के लिए मैदान में उतरना ही था। आक्रमण! आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे, मेरा मतलब साथ हूँ। और तभी वहां आ पहुंचा बाकेलाल। मेरा प्यारा बाकेलाल जिंदा है? अरे मुच्छड़ अभी भी जिंदा है। तभी दोनों ओर की सेनाएं टूट पड़ी एक दूसरे पर। मारो, मारो, मारो! आक्रमण का लाभ उठाकर विक्रम सिंह जा पहुंचे बाकेलाल के निकट। बाकेलाल, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे। अब पोपली नगर की रक्षा तुम ही कर सकते हो। दिखा दो दुश्मनों को अपनी तलवार की धार। मगर महाराज, तभी कई सैनिक आगे बढ़े विक्रम सिंह और बाकेलाल की ओर। ये देख विक्रम सिंह ने बाकेलाल के हाथ से झपट ली तलवार और खचाक खचाक। आ आ इसी के साथ तलवार की करामात देखकर चौंक पड़े विक्रम सिंह और राजा पोपली सिंह भी। ओह, इस तलवार के प्रहार से सैनिक मोम की भांति पिघल गए। और फिर तो दुगुने उत्साह के साथ राजा पोपली सिंह और उसकी सेना ने लड़ा वो युद्ध। मारो, काटो, क्योंकि अब हमारे साथ है चमत्कारी तलवार भी, जिसे बाकेलाल लाया है। विक्रम सिंह, मैं इस तलवार को भी कोलमनी से कोयला बना दूंगा। विक्रम सिंह न केवल राजा कलुट्टा के वार से ही बचा, बल्कि और तलवार के स्पर्श के साथ ही पिघलने लगा कलुट्टा। और चूंकि कोलमनी दबी थी राजा कलुट्टा के हाथ में, तो वो भी पिघलकर बहती चली गई। नहीं! और ये देखकर कलुआ देवों का हौसला भी पस्त हो गया। उफ! महाराज पिघल गए, भागो, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। मारो, मारो! लेकिन अब वहां से भागना इतना आसान ना था। बाकेलाल की ये चमत्कारी तलवार ही आज निश्चित करेगी हमारी जीत। और इस प्रकार विजय हुई राजा पोपली सिंह की। बोलो विक्रम सिंह की जय। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और तुमने मुसीबत के समय ये चमत्कारी तलवार यहाँ लाकर हमारी मदद की। हाय रे फूटी किस्मत! तलवार तो मैं यहाँ पोपली नगर का मटियामेट करने के लिए लाया था। राजा पोपली सिंह जी, ये तलवार संकट के समय आपके कभी काम आएगी। किंतु बाकेलाल, तुम कक्ष की खाड़ी से बाहर कैसे निकले? महाराज, जब मैं कक्ष की खाड़ी में पहुंचा तो मुझे शिव जी द्वारा कलुआ देवों के आक्रमण की भविष्यवाणी हुई, जिसे सुनने के बाद मुझे क्रोध आ गया और मैं कक्षकूप को मारकर शिव जी द्वारा बताए गए पते पर यह तलवार हासिल करके यहाँ आ पहुँचा। हाय री फूटी किस्मत! और फिर जब बाकेलाल को पता लगी विक्रम सिंह की दास्तान, तो अपना सिर पीट लिया उसने। लेकिन मेरे प्यारे बाकेलाल, गले लग जा। स्वर्ण मणि मेरे हाथ क्यों नहीं लगी?
इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।